हेलो बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे बोर्ड पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, देख लो एक बार। बोर्ड पर टोटल 6 बातें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये 6 टॉपिक है जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 6 टॉपिक को आप एक बार वीडियो रोक के इन 6 को नोट करो। सबसे पहले टॉपिक में क्या लिखा हुआ है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, मतलब ये चैप्टर 10 स्टार्ट किया है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर 10 तुम्हारा वेक्टर अलजेब्रा है। तो इस वीडियो में 6 बातें पढ़ेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये वेक्टर वर्ड एक्चुअली तुम्हारे लिए कुछ नया वर्ड होना नहीं चाहिए। वेक्टर फिजिक्स से लिया गया वर्ड है। अगर मैं थोड़ा सा वेक्टर के बारे में तुम्हें बताऊं, फिजिक्स में तुमने वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा। फिजिक्स में तुम पढ़ते हो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अगर तुम प्रॉपर क्लास में होते, मैं तुमसे पूछूं बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो तुम क्या बताते हो फिजिकल क्वांटिटी? बोलो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा एक ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मीजर कर सके, सच क्वांटिटी विच कैन बी मीजर्ड। जैसे आप ऐसे सोचो कि मान लिया आपको गुस्सा आया। गुस्सा आया, गुस्से को आप मीजर कर सकते हो कि 2 किलो गुस्सा आया, 4 किलो आया? कुछ मीजर कर सकते हो गुस्से को? नहीं कर सकते। तो ये गुस्सा, चिंता, ये सब क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन जिसे मीजर कर सकते हैं। मीजर मीजर किसे कर सकते हैं? जैसे सपोज लेंथ हो गई, आप मीजर कर सकते हो। डिस्टेंस हो गई, किसी की स्पीड हो गई, कोई मास हो गया। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती हैं। अगर थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करें, फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी स्केलर, ये सब बचपन में पढ़ी हुई चीजें हैं। एक होती है वेक्टर। और मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, इनका कोई यूज नहीं है इसमें, इसलिए मैंने ये टॉपिक एडवांस में लिख के रखे हैं। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है। ये सारी चीजें फिजिक्स की हैं और यहाँ पर आपके चैप्टर को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी। मान लिया कोई बच्चा ये सोचे जी हमने तो पढ़ी नहीं, सर बार बार कह रहे हैं तुमने पढ़ी होगी, हमने तो पढ़ी नहीं। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, नहीं पढ़ी डजेंट मैटर। स्केलर होती है, वेक्टर होती है, बस इतना सुन लो कि स्केलर क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, और वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सारी फिजिक्स की बातें, मैं इनके बारे में ज्यादा डिस्कस करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें तो यहाँ पर मैं एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि जो एक्सरसाइज 10.1 है वो थ्योरी बेस्ड ही एक्सरसाइज, आप थोड़ा बहुत करोगे उसे कर भी लोगे, वो नेग्लेजिबल है। उसमें चीजें मान लिया मैं बताने भी लगूँ आपको ज्यादा समझ में आएंगे नहीं, अगर आपने फिजिक्स में ये चीजें नहीं पढ़ रखी होंगी। और अगर फिजिक्स में ये पढ़ के आपको समझ में आ रही है तो वो आप कर लोगे। 10.1 बाद में डिस्कस करेंगे। मेन कहानी शुरू होती है 10.2 से। क्लियर है? तो इस वीडियो से हम 10.2 के पहले 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में 10.2 के पहले 10 क्वेश्चन। तो 10.1 में ये सारी चीजें हैं भाई। स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी छांट दो। फोर्स कैसी है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। और वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत नॉलेज ये फिजिक्स की है आपकी। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड आ गया चलो दिमाग में। इलेक्ट्रिक फील्ड आप बार बार फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा होगा और उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते होंगे, और हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड वाले इसमें आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों का ध्यान रखते होंगे। कि बार बार आपके टीचर बताते होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो निकालते हो, जैसे कहीं भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला, E इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर। ठीक है, मान लिया ये होता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर, किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू के लिए मान लीजिए। तो ये तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया कि हाँ भाई इस फॉर्मूले से जो तुम निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वो इतना आया। लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक डायरेक्शन भी तो बताई जाती है। जैसे अगर हम प्लस चार्ज की बात करें, प्लस क्यू की, तो इसके इस पॉइंट पर देखें तो इससे दूर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होती है, निगेटिव की तरफ होती है। इस तरीके से डायरेक्शन भी डिफाइन की जाती है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी
वेक्टर क्वांटिटी हुई, लेकिन जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस वाला भी आप पढ़ते होंगे, पोटेंशियल वालों में कहीं भी डायरेक्शन वगैरह नहीं देखी जाती, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है। तो रिसेंटली आपकी फिजिक्स में यही चीजें चल रही होंगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, और जी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसमें बार बार तुम्हें बताना पड़ता है कि फोर्स की ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ इधर होगी, बार बार बताना पड़ता है तुम्हें। तो खैर वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी हो। लेकिन यहाँ पर इन 6 पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या है। यहाँ जो हमारे मुद्दे की जो बात है, यहाँ पर इसमें इस सारी चीज का कोई लेना देना नहीं जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ क्या है कि आपको 3 डायमेंशनल में पता होगा कि एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया 11th में दिया गया था, आपको पता होगा। एक्स एक्सिस के एलोंग, मतलब अगर हम यहाँ पर 3D में एक पॉइंट लगाएं, 2 3 -1, ये पॉइंट हम लगाएं, ठीक है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाने वाला एक एरो, इस एरो को इस पॉइंट पी का कहाँ गया वर्ड, दिमाग से निकल गया मेरे, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। इस एरो को इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ओपी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन, थोड़ी थोड़ी सी चीजें ध्यान रखते रहे ना, वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। इस ओपी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस ओपी के ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं। आपने देखा भी होगा जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा तो ई के ऊपर एरो लगा के वेक्टर क्वांटिटी में ऊपर एरो लगाया जाता है। तो ओपी के ऊपर एरो लगा दिया, मतलब ओपी क्या हुआ? पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हुआ। पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओरिजिन से इस पी को मिला दो आप, ये जो एरो हुआ, इस एरो को इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। यानी किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली जो जो एक एरो जो बनेगा, ओरिजिन को उस पॉइंट से मिलाने वाला जो एरो होगा, उस एरो को इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। आई रिपीट, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा? ओ से पी की तरफ डायरेक्टेड एक वेक्टर, मैं एरो वर्ड ना यूज करके एक वेक्टर बोल रहा हूं, एरो और वेक्टर दोनों एक ही बात है। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओरिजिन से पी की तरफ डायरेक्टेड, ओरिजिन से पी की तरफ डायरेक्टेड एक वेक्टर को उस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि इसे हमें रिप्रेजेंट करना है, इस पॉइंट को हमें पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये टर्म आती है आई कैप, जे कैप और के कैप। 3 पोजीशन वेक्टर माने जाते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। एक्स की तरफ, एक्स के एलोंग मान लिया जाता है आई कैप, वाई के एलोंग जे कैप और जेड के एलोंग के कैप। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर मैं इस ओपी को लिख के दिखाऊं आपको, ये ओपी कैसे लिखा जाएगा? जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है उसके साथ आई कैप लगा दो, 2 आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप लगा दो +3 जे कैप, और जेड कोऑर्डिनेट के साथ के कैप, तो -1 के कैप। इस तरीके से इस ओपी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की ये एक मेथड हो गया, आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में। फिलहाल आप याद रख सकते हो कि ये जो आई कैप जे कैप और के कैप हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होते हैं। यूनिट वेक्टर में बताऊंगा आपको क्या होता है, फिलहाल इतना सुन लो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। ये ओपी हुआ। इसी तरीके से कोई दूसरा पॉइंट अगर मैं कहूं कि एक पॉइंट क्यू है जिसके कोऑर्डिनेट है सपोज -1 5 3, इस तरीके से है, और आपको क्यू का पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो उसे ओ क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओ क्यू से, ओ क्यू कितना हो जाएगा? -आई कैप +5 जे कैप +3 के कैप, ये होगा ओ क्यू। ठीक है ना, मतलब पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बना लोगे,
एक चीज सीख ली हमने, पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बनाना। यहाँ सारी चीजें सिखाऊंगा मैं आपको, जितनी भी बातें लिखी हुई है। पॉइंट से पोजीशन वेक्टर कैसे बनाना है, जो भी पॉइंट आपको दे रखा है उसके साथ आई जे के लगा दो। ओके, जैसे मान लिया कोई पॉइंट आपको आर दे दिया और लिख दिया यहाँ पर सिर्फ 0 -1 5, तो 0 के साथ आई कैप लगाओगे 0 ही रहेगा। ओ आर क्या हो जाएगा, आर का पोजीशन वेक्टर। आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 0 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप, ये हो जाएगा ओ आर, माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि 0 आई कैप लिखने का कुछ फायदा नहीं था, 0 ही हो गया, तो ये वाले होते हैं पोजीशन वेक्टर। क्लियर हुआ? अब दूसरी चीज लिखी हुई है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट। वन बाय वन देखते रहना, अपनी कॉपी पेन लेके लिख लो पोजीशन वेक्टर किसे बोला है। तो कॉपी पेन लेकर भाई लिखते रहो इसको साथ के साथ। पोजीशन वेक्टर बता दिया, फिर रिपीट कर दो पोजीशन वेक्टर। जैसे कोई भी आपको पॉइंट दे दिया 3 -2 5, बस इनके साथ आई जे के लगा दो, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, अगली बात आ जाती है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट, मतलब दो पॉइंट को मिलाने वाले वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सपोज आपको एक पॉइंट ए दे दिया जिसके कोऑर्डिनेट -1 2 5 ले लिए, दूसरा आपको बी पॉइंट दे दिया, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 -1 4। इस तरीके से मैंने दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए और आपको ए से बी की तरफ डायरेक्टेड एक वेक्टर लिखना है, वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी लिखने का बिल्कुल आसान सा फंडा है, ध्यान रखना कुछ ज्यादा फॉर्मूला वगैरह ताम झाम बताने के लिए टीचर बहुत सारी बातें बता देते हैं आपको, मैं आपको टू द पॉइंट बातें बता रहा हूँ जितनी आपके काम आने वाली है। क्या करो, बी पॉइंट में से ए पॉइंट घटा दो और उनके साथ आई जे के लगा दो। कैसे, इस पॉइंट में से इसको घटवा रहा हूं, मतलब x वाले में से x घटेगा, y वाले कोऑर्डिनेट में से y और z कोऑर्डिनेट में से z। जब आप इसमें से इसे घटाओगे तो एक्चुअल में माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 4, ये x वाला था ना, इसके साथ आई कैप। ऐसे ही y वाले को घटाओ, -1 में से -2 घटाओगे तो -3 हो जाएगा, -3 जे कैप। फिर 4 में से 5 को घटाओगे -1 हो जाएगा, -1 के कैप। तो ये ए बी वेक्टर इस तरीके से मिलेगा। हो सकता है कम समझ में आया हो, एक दूसरा एग्जांपल देख लो, दो पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर। जैसे मान लिया ये आपको पी पॉइंट दे दिया 3 4 7, और एक क्यू पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर क्यू पॉइंट आपको दे दिया 5, मान लिया इस तरीके से दे दिया आपको, और आपको पी क्यू वैक्टर लिखना है -1 2 6। तो पी क्यू वेक्टर लिखने के लिए पी क्यू, हमेशा ध्यान रखना लेटर का बहुत फर्क होता है इसमें। पी क्यू, अगर आप क्यू से पी की तरफ आओगे तो उसे क्यू पी लिखना पड़ेगा, फर्क आ जाता है इन दोनों चीजों में। मैं यहाँ पर दोनों लिख के दिखाता हूँ। मान लो आपको पी क्यू लिखना है, जो लेटर बाद में आया उसमें से पहले वाला घटाना है, मतलब क्यू पॉइंट में से पी पॉइंट घटाना है। -1 में से -3 घटाओगे तो -4 हो जाएगा, -1 और ये -3 -4 आई कैप। 2 -4 करोगे -2 जे कैप, और 6 -7 करोगे -1 के कैप। ये तो होगा जी आपका पी क्यू। लेकिन अगर आपको क्यू पी लिखना है ना, तो पी में से क्यू घटाना पड़ेगा, बाद वाले लेटर में से पहले वाला घटाया जाता है। क्यू पी लिखना है तो क्यू पी में से क्यू घटाओगे, 3 में से इसे घटाओगे 4 आई कैप, 4 में से 2 घटाओगे +2 जे कैप, 7 में से 6 घटाओगे प्लस के 1 के कैप। ओके, तो यहां से आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि पी क्यू इक्वल टू -QP आता होगा। देख लो इसमें से एक माइनस साइन के तो फर्क है सब में। ओके, तो लेटर का फर्क होता है, ऐसा नहीं है आप ए बी और बी ए दोनों एक बात मान लो। ए बी मतलब बी में से ए घटाना, बी ए, ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब है बी में से ए घटाना, बी ए का मतलब है ए में से बी घटाना। ओके, तो ये हो गया दो पॉइंट को मिलाने वाले वेक्टर की बात। छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी, आप देखते रहोगे साथ साथ नोट करते रहना। जैसे ये दो क्वेश्चन मैंने कर दिए, तो वीडियो रोक के एक बार इन दो क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, नोट करने के बाद फिर आगे चालू करना इसको। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, अगला पॉइंट आ जाता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वैसे तो अगर बोले तो लेंथ होती है,
मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है उसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोला जाता है, इतनी लेंथ को। लेकिन हम ये कोई फीटी बीटी लेके लेंथ तो नापेंगे नहीं, बार बार लेंथ उठा के नापनी शुरू कर दी तो इसका कोई मतलब भी नहीं बनता कि वेक्टर की लेंथ को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। कागजों में ठीक लगती है बात कि हाँ लेंथ होती है उसकी, बट करेंगे कैसे कि जैसे सपोज कोई भी वेक्टर आपको ए वेक्टर दे दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो जो ए का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये होता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब जो आई जे के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करना है। यहाँ मैंने गलतियां देखी हैं, देखो दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए वेक्टर ले दिया हमने -3i प्लस 4j प्लस के। ओके, और अब हमें ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो अंडर रूट ऑफ ये -3 का स्क्वायर हो गया, ये -9, एक तो गलती ये कर देते हैं बच्चे, -3 का स्क्वायर +9 ही होगा, -9 नहीं होगा, माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस ही रहता है। 4 का स्क्वायर होगा 16, और जी यहाँ के का नहीं होगा स्क्वायर, के का कोफिशिएंट है जो, और के का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर, और 1 का स्क्वायर होगा 1। अब आप इसे ऐड करके देख लें, जितना भी आएगा अंडर रूट ऑफ 26 मिल जाएगा। ठीक है, यानी अगर कोफिशिएंट नेगेटिव है तब भी स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गया इतना मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और देख लो कोई बी वेक्टर लिया, मान लिया बी वेक्टर हमने लिखा कोई 2i प्लस 5j प्लस 2k, और इसका हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, तो ये आई जे के जो कोफिशिएंट है इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, 2 टू 4 प्लस 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 33, तो बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 33 आ गया। ये तो मैग्नीट्यूड निकालने वाली बात हो गई। ठीक है, लेकिन अब इसमें कुछ कंक्लूजन लेता हूँ, कुछ स्पेशल क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो देखो ये दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये एक्चुअली आपकी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड है। लिखा हुआ राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मतलब हमें ऐसे दो वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन वेक्टर अलग हो। अब वेक्टर ना दो तरीके से अलग हो सकते हैं, वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम मैग्नीट्यूड सेम रखें डायरेक्शन अलग कर दें तब भी अलग वेक्टर हो जाएगा, हम डायरेक्शन को सेम रखें लेकिन मैग्नीट्यूड अलग कर दें तब भी वेक्टर अलग हो जाएगा। तो उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका ये है, आप एक बात देखो, मान लिया मैंने एक पॉइंट लिया 2 3 5, ओके, एक पॉइंट ये लिया मैंने P, और इसका मैं पोजीशन वेक्टर लिखूं OP, क्या बनेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, यही तो बनेगा। अगर मैं इस P पॉइंट को कुछ ऐसे मान लूं कि यहां पर ओरिजिन है, P पॉइंट हमने लिया 2 3 5, ठीक है, P पॉइंट हमने ये लिया, ये वाला वेक्टर होगा OP, ये वाला वेक्टर ओपी होगा। ठीक है, इसे ए ना लिख के चलो मैं ओपी लिख देता हूं। अगर हम यहां इनको इंटरचेंज कर दें, अच्छा इस ओपी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर इस ओपी का हम मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड होगा इसका 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब अगर इस मैग्नीट्यूड में ये 3 5 2 वगैरह इंटरचेंज हो जाए तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन मान लिया मैं पॉइंट चेंज कर दूं, पॉइंट मैंने ले लिया 5 2 3 इस तरीके से, तो पॉइंट ये वाला पॉइंट तो रहेगा नहीं, पी पॉइंट यहां पर है, अगर 5 2 3 लें तो हो सकता है वो पॉइंट ये हो, सेम तो नहीं रहेगा, सेम तो नहीं रहेगा। अब अगर आप इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाओ तो देख सकते हो इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अलग हो जाएगी, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अलग हो जाएगी इन दोनों की। तो इसका मतलब ये जो OQ है वो अलग वेक्टर बना, OP अलग बना, लेकिन जब आप OQ लिखोगे, OQ लिख के देखते हैं, OQ वेक्टर लिखा जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। देखो OP वेक्टर ये लिखा हुआ था, OQ वेक्टर ये लिखा हुआ है, दोनों वेक्टर दिख रहे हैं आपको, OP और OQ दोनों दिख रहे हैं। अगर आप इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करें
तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा। मैग्नीट्यूड फाइंड करके देख लो, ये भी 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये वाला और ये क्वांटिटी दोनों सेम है ना। ओपी और ओक्यू मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन वेक्टर अलग अलग है। मैंने आपको बना के भी दिखाया कि ये दो अलग वेक्टर हैं लेकिन इनके मैग्नीट्यूड सेम है। तो जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कि दो अलग वेक्टर लिखो, दो डिफरेंट वेक्टर लिखो जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए क्या करो, ये जो आई जे के कोफिशिएंट है ना, इनको कुछ इंटरचेंज सा कर दिया करो। कोई भी एक अपनी तरफ से, मैं और दूसरा एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे ए वेक्टर आप लिखो 3i प्लस 2j माइनस 5k, ठीक है। बी वेक्टर आप क्या करो, इन्हें इंटरचेंज कर दो कुछ, यहाँ 2i लिख लो, यहाँ 5j लिख दो, प्लस 3k लिख दो। कोई सा भी कुछ भी चेंज कर दिया, मतलब जो फिगर हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यू है वे चेंज मत करो, उनके सिर्फ प्लेस चेंज कर दो। जो आई के साथ था वो के साथ भेज दिया, जे वाले को आई के साथ भेज दिया, इस तरीके से इनमें कुछ फेरबदल कर दिया। ऐसा करने पर ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम आएंगे लेकिन डायरेक्शन अलग होने के कारण ये डिफरेंट वेक्टर बने। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जो सेम डायरेक्शन वाले होते हैं, सेम डायरेक्शन वाला देखो, सेम डायरेक्शन वाले में मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। बस ये याद रखो कि जैसे ए वेक्टर आपने लिखा इस तरीके से, अगर हम इस ए में किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर की, तो किसी वेक्टर में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करने से उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती। जैसे अगर ये वेक्टर है, ये मान लिया ए वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, इस डायरेक्शन में था, अगर हम 2a वेक्टर लिखना चाहें तो इसकी लेंथ डबल हो जाएगी। मान लिया ये 5 सेंटीमीटर का था तो इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 2a मतलब नंबर की मल्टीप्लाई करने पर, किसी भी वेक्टर में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन नहीं बदलती लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे ये ए था, मान लिया ये 5 सेंटीमीटर का था, 2a करते ही मैग्नीट्यूड डबल हो गया लेकिन डायरेक्शन सेम रही। इसीलिए ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर अलग वेक्टर कहलाएंगे, दोनों डिफरेंट हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग है दोनों का। जब यहाँ कह दिया दो वेक्टर लिखने जो डिफरेंट हो लेकिन सेम डायरेक्शन में हो, तो जब डायरेक्शन सेम है मतलब मैग्नीट्यूड अलग करना है। तो आपको मान लिया दूसरा वेक्टर बी लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड इससे अलग हो, तो इसी वाले में आप कुछ मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 2i प्लस 4j माइनस 10k। तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनकी डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग होने के कारण ये वाले दो अलग वेक्टर बन गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हो, और भी ले सकते हो अपनी तरफ से। कोई ए वेक्टर कुछ भी ले लो आप, 3i प्लस 2j माइनस के। बी वेक्टर में लिखने के लिए इसमें क्या करो आप, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 6i प्लस 4j माइनस 2k। 4 की भी कर सकते हो, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, किसी भी नंबर की। बस निगेटिव की मत करना, एक चीज ध्यान रखना, निगेटिव की मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। जैसे अगर ये a था और आपको -2a लिखना है ना, तो माइनस का मतलब है कि अगर ये इधर था तो आपको इधर बनाना पड़ता, लेकिन पॉजिटिव की करोगे तो डायरेक्शन सेम वही बनी रहेगी, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। तो इसमें किसी भी पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई करने से तुम्हें सेम डायरेक्शन वाला एक अलग वेक्टर मिल जाएगा। ओके, अब ये तो हो गई मैग्नीट्यूड के ऊपर बात कि मैग्नीट्यूड में देखा आपने कैसे डिफरेंट मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर हमने क्रिएट किए, या फिर सेम मैग्नीट्यूड और डिफरेंट डायरेक्शन वाले वेक्टर बनाए हमने। अब देख लेते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, कि अगर दो वेक्टर ए और बी आपस में इक्वल हैं, कि वेक्टर ए और बी आपस में इक्वल हैं, तो वे सिर्फ तभी इक्वल होंगे जब आई जे और के इनके कोफिशिएंट आपस में इक्वल हो। जैसे मैट्रिक्स में पढ़ते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ऐसे ही इसमें है। इसके ऊपर जैसे आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, बुक का क्वेश्चन 4 ले रहा हूं मैं, कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स, और दो वेक्टर लिखे हुए हैं 2i प्लस 3j, एंड एक वेक्टर लिखा हुआ है आपका xi प्लस yj, और ये कहा है कि ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि x और y की वैल्यू फाइंड करें जिससे कि वेक्टर
ये वाला और ये वाले दोनों वेक्टर इक्वल हैं। ठीक है, तो जब दो वेक्टर इक्वल है ना, तो आई का कोफिशिएंट आई के बराबर, जे का कोफिशिएंट जे के बराबर, इतना कर लोगे। आई का कोफिशिएंट इधर एक्स है, इधर 2 है, तो एक्स इक्वल टू 2 हो गया। जे वाले को जे के इक्वल रखो, जे का कोफिशिएंट वाई, यहाँ पर 3, तो वाई की वैल्यू 3 हो गई। था ना कितना भारी भरकम क्वेश्चन। ठीक है, ये इक्वेलिटी ऑफ वेक्टर के ऊपर हो गया। पहली चीज क्लियर हो गई, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट। हमेशा जब भी आप पढ़ाई करो तो ऐसे ही पढ़ा करो। आपने 3 बातें पढ़ी, वापस एक बार जाके उसे रिकैप कर लिया। हालांकि अब मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हें कुछ बोरिंग लग सकता है कि फिर वही बताने लगे, पर बार बार 2 बात पढ़ते रहो और पीछे की रिवाइज करते रहो, 2 पढ़ते रहो पीछे की रिवाइज करते रहो। इससे क्या होता है, कंसेप्ट मजबूत हो जाता है आपका। ओके, तो हमने क्या देखा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या था, एक पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला है, तो ये भी 2 पॉइंट को मिलाने वाला, बस इसमें एक पॉइंट ओरिजिन होगा और एक पॉइंट कोई पी होगा। पी पॉइंट जो भी दे रखे हैं, इनके साथ आई जे के लगा दोगे आप, एक्स वाले के साथ आई कैप, वाई वाले के साथ जे कैप, जेड वाले के साथ के कैप, तो ओपी वेक्टर मिल जाएगा आपको। ओपी वेक्टर होगा 2i प्लस 3j प्लस 5k। इसी तरीके से आपने 2 पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर देखा कि दूसरे पॉइंट में से पहला घटा देंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड देख लिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। दो वेक्टर कब इक्वल होंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ऐसा ही बनेगा, कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है, एक ही क्वेश्चन दे रखा है। मेन चीज ये आ जाती है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट क्या होते हैं वेक्टर के, जैसे हम वेक्टर के कंपोनेंट की बात करें, मान लिया हमने कोई एक वेक्टर ए लिखा, 3i माइनस 5j प्लस 2k, मान लिया इस तरीके से हमने ए लिखा। तो कंपोनेंट ना 2 होते हैं, एक होता है स्केलर कंपोनेंट और एक होते हैं वेक्टर कंपोनेंट। अगर आपसे वो स्केलर कंपोनेंट पूछ रहा है, तो स्केलर कंपोनेंट का मतलब ये है, कंपोनेंट का मतलब होता है कि उस वेक्टर का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिजिक्स में आप पढ़ते भी होंगे कि इसके कंपोनेंट ब्रेक कर दो, जैसे एक इधर है ये वेक्टर, ये एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस, तो ऐसे ये कंपोनेंट इसका एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, ये कंपोनेंट इसका वाई कंपोनेंट, यहां से यहां तक है, इस तरीके से होते हैं। ये तो फिजिक्स की बात हो गई। यहां अगर हम मैथ की बात करें, है वही सेम चीज, बस क्या है कि स्केलर कंपोनेंट में ये न्यूमेरिक वैल्यू लिख दी जाती है। स्केलर कंपोनेंट जैसे एक्स वाला कंपोनेंट होगा 3, वाई वाला कंपोनेंट होगा -5 और जे की डायरेक्शन में है इसका 2, बस आई जे के हटा दो, इस तरीके से लिख दो, तो ये स्केलर कंपोनेंट कहलाए। स्केलर मतलब वैल्यू, जहां भी स्केलर वर्ड है, स्केलर वर्ड का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू। तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी कितनी है कंपोनेंट की, एक्स वाली 3 है, पहले एक्स लिखोगे फिर वाई फिर जेड, सीरियल वाइज लिखना। एक्स वाला 3 हो गया, वाई वाला -5 और जेड कंपोनेंट हो गया इसका 2। लेकिन एक होता है वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट में क्या होता है, सिर्फ इनके साथ इनकी डायरेक्शन लगा दोगे। जैसे यहाँ तो 3 -5 2 मैंने कहा सीरियल वाइज लिख दो, आपको पता चल गया पहला एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड। बस वेक्टर कंपोनेंट में इस 3 के साथ आई कैप लिख दो, इससे और क्लियर हो गया कि ये एक्स वाला कंपोनेंट है। -5j कैप और ये 2k कैप, ये हो गए इसके वेक्टर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू, वेक्टर कंपोनेंट में इनके साथ आई कैप, जे कैप और के कैप भी लिख दोगे, ये वेक्टर कंपोनेंट हो गए। ओके, जैसे मान लिया कोई आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछने लगे, मैं एक क्वेश्चन बना लेता हूँ बोर्ड पर, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लिया मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पॉइंट पी और क्यू दे रखे हैं आपको। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट 1 3 -2, क्यू के कोऑर्डिनेट 2 4 1। हमसे पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। पी क्यू का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में स्केलर कंपोनेंट फाइंड करने हैं पी क्यू के, थर्ड पार्ट में पी क्यू के वेक्टर कंपोनेंट फाइंड करने हैं। 3 टॉपिक मैंने बताए, तीनों के ऊपर एक एक करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर तो होना चाहिए आपके पास, तो आप पी क्यू वेक्टर लिखो। पहले पी क्यू वेक्टर क्या होगा, क्यू पॉइंट में से पी पॉइंट घटा के लिख दो, 2 में से 1 घटा दोगे 1 1 आई कैप, इसमें से इसे माइनस करोगे प्लस 1 जे कैप, और 1 में से इसे माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा वो 3 के कैप। ठीक है, ये पी क्यू वेक्टर आ गया। अब आपको इस पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होगा अंडर रूट आई का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट भी 1 1 का स्क्वायर, के का 3 3 का स्क्वायर। मतलब आई जे के जो कोफिशिएंट है उनको स्क्वायर करके
और अंडर रूट कर दो फिर उनका, कितना हो जाएगा ये 9 10 11 अंडर रूट 11। तो मैग्नीट्यूड की कहानी खत्म हो गई। स्केलर कंपोनेंट पूछे आपसे, स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे? स्केलर कंपोनेंट में आपको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी होती है। जब आई जे के साथ कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, तो 1,1,3 ये स्केलर कंपोनेंट हो गए। वेक्टर कंपोनेंट अगर लिखने हैं तो वेक्टर कंपोनेंट में बस 1 के साथ आई कैप, इस 1 के साथ जे कैप और ये 3 के कैप, ये वेक्टर कंपोनेंट हो गए। तो क्लियर हो गई ये सारी कहानी, ठीक है। आगे चलिए। खैर ये स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट समझ में आ गए। अब आगे चलते हैं हम यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। बस यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन वगैरह कोई नहीं पूछ रहा, बस ये ध्यान रखना कि यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को बोला जाता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ जाए। मान लिया हमने किसी का मैग्नीट्यूड निकाला, जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर मान लिया हमने लिख दिया 1/√3 आई कैप प्लस 2/√3 जे कैप, 4। इसी तरीके से कुछ और ले लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए 1। खैर छोड़ो छोड़ो, कुछ भी हमने लिखा है एक वेक्टर ए, 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 2 k कैप, और हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड तो सिखा दिया मैंने आपको, इनका स्क्वायर करके जोड़ दिया करो, 9 16 और जी 4, ये हो जाएगा जी आपका 9 4 13 √29। अगर ये मैग्नीट्यूड 1 आ जाता तो इस ए को हम यूनिट वेक्टर बोलते, ठीक है। अभी तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है √29 है, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अब क्वेश्चन ये नहीं बनता कि यूनिट वेक्टर क्या है, क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। क्वेश्चन बनता है यूनिट वेक्टर में बदलने का, इस तरीके का बनता है कि राइट अ यूनिट वेक्टर अलोंग a इक्वल टू आई प्लस 3j माइनस 5k। मान लिया कुछ इस तरीके का है और हमें एक यूनिट वेक्टर लिखना होगा जो इसी के एलोंग हो। एलोंग बोले, एलोंग का, या ये कह सकते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ, इनसे भी चल जाते हैं बच्चे इसलिए मैं अलग अलग वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पर, इन द डायरेक्शन ऑफ, या फिर ये कह सकते हैं पैरेलल टू। मतलब क्या हुआ, राइट अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए, या तो ये क्वेश्चन हो या ये हो राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, या फिर कहते हैं राइट अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए। ये सब एक ही बात है कि एक ही डायरेक्शन में, कुल मिला के मोटी सी बात क्या है कि ये जो ए वेक्टर दे रखा है आपको, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखना है, ठीक है। अब मेरी वर्डिंग को ध्यान से सुनना, मैं हमेशा हमेशा मैं बोलूंगा इसे यूनिट वेक्टर बनाना है। मेरी बस आदत है कि मैं बोलूंगा इस ए को यूनिट वेक्टर बना दो। तो ए का यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, ए का मैग्नीट्यूड अपॉन, सॉरी, वेक्टर ए अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड। जैसे आप एक बात समझो, इस वेक्टर को अगर आप इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो मैग्नीट्यूड कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, फॉर्मूला नोट करोगे आप, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये ए ले रखा था, आप इसका मैग्नीट्यूड लिखो, इसी ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 प्लस 9 प्लस 25, ये 35 हो जाएगा, अंडर रूट 35 हो गया। तो आपको अगर इसका यूनिट वेक्टर लिखना है ना, तो वेक्टर ए मतलब यही पूरा, ध्यान से समझना कैसे लिख रहा हूं मैं, बटे में इसी का मैग्नीट्यूड, ये लिख दिया। बस आंसर को ऐसे मत छोड़ो, ऐसे अलग अलग करके लिख दो, 1/√35 आई कैप के अपोन में भी, फिर जे कैप वाले के अपोन में भी 3/√35 जे कैप, ठीक है, 3/√35 जे कैप, और -5/√35 के कैप। ये वेक्टर जो बना, ये जो आया वेक्टर, ये एक यूनिट वेक्टर है। यकीन ना तो आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके देखो। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके दिखाता हूं आपको, देख लो मैग्नीट्यूड, देख लो इसका। यूनिट वेक्टर के लिए कैप लगा दी मैंने, कभी कोई सोच रहा हो ये क्या खींच दिया, कैप होती है। खैर मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, इस वाले का स्क्वायर करेंगे तो 1/35 आएगा,
प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/35 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 25/35। जोड़ के देख लो 35/35 आ गया और 35/35 1 और 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा। तो हमेशा अगर आप किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो वही वेक्टर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यूनिट वेक्टर में बदलने का तरीका क्या बताया कि उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। बना लोगे यूनिट वेक्टर। जैसे मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा, राइट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस 2b। मतलब क्या है, एक वेक्टर a प्लस 2b, ये कोई वेक्टर बनाएंगे हम वेयर a इज इतना एंड b इज इतना। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो हमें एक यूनिट वेक्टर बनाना है इसकी डायरेक्शन में, तो पहले हमें पता तो हो कि ये वेक्टर है कितना। आप ये जो a प्लस 2b है इसे पता करो पहले, a प्लस 2b। तो a प्लस 2b का मतलब क्या होगा, a वाला वेक्टर लिख दो आप पूरा पूरा a वेक्टर लिख दिया हमने, और प्लस 2b मतलब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6i प्लस 4j प्लस 10 के 2 की मल्टीप्लाई करते ही अब कितना हो जाएगा, ये 2i और 6i होगा 8i, 4j में से j घटाएंगे 3j, 10k में k जोड़ देंगे 11k कैप, ये हो जाएगा a प्लस 2b। ये तो वेक्टर आ गया, ये वेक्टर आया, लेकिन हमें इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है, मतलब आपको इसका यूनिट वेक्टर बनाना है। तो उसके लिए तुम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 प्लस 121, सही है ना, 30 60 194 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 194 आ गया, ये सारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट 194। तो आपको यूनिट वेक्टर लिखना है इसके अलोंग। तो यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका क्या होगा कि ये जो वेक्टर दे रखा है ये और बटे में अंडर रूट 194, तो 8i कैप प्लस 3j कैप प्लस 11k कैप, ये वेक्टर हुआ, बटे में इसी का मैग्नीट्यूड लिख दो। और अब इन टर्म को अलग अलग करके लिख दो, यहां भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग करके लिख दो। 8 अपॉन अंडर रूट 194 आई कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 194 जे कैप प्लस 11 अपॉन अंडर रूट 194 के कैप। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, लिख लोगे। अब इसी में एक और क्वेश्चन में बदल लेता हूं, कुछ ऐसा आ जाता है और कई बार ये भी देखने को मिला कि यूनिट वेक्टर ना देखे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यहाँ तो 1 वाला हो गया। लेकिन अगर आपको यूनिट वेक्टर ना देखे, ऐसा कह दे राइट अ वेक्टर, देखो मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, कॉपी पेन लेके, जैसे आप वीडियो देख रहे हो अभी इस क्वेश्चन को नोट कर लो, राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, पूरा नोट कर लो। अब मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, मैंने चेंज किया, राइट अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस हैविंग मैग्नीट्यूड, यहां एक लाइन बढ़ा दी बस, हैविंग मैग्नीट्यूड 7। क्वेश्चन आ गया समझ में। इस बार क्या कहा, इस बार ये नहीं कहा कि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर लिखो, इस बार ये कहा इसके अलोंग एक ऐसा वेक्टर लिखो जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल डेली रूटीन का एक क्वेश्चन देता हूं। जैसे देखो, मान लिया आपको चीनी लेने के लिए भेज दिया, सपोज चीनी, और आपको ये कह दिया कि 5 किलो चीनी का रेट कितना ले ले, 80 रुपये है, मान लिया 5 किलो का रेट या 200 रुपये है, छोड़ो 40 रुपये किलो हो रही है, सस्ती नहीं है ना। 5 का रेट 200 रुपये है सपोज, 5 किलो चीनी का, ओके। और मैं आपसे कहूं कि बेटा आप 8 किलो चीनी लेके आओ, 8 किलो का रेट कितना होगा। तो इसे करने के लिए आप डायरेक्ट 5 से 8 नहीं बना सकते। आप क्या करोगे, 5 किलो चीनी से पहले 1 किलो का रेट पता करोगे, क्योंकि 5 किलो अगर 200 की है और मैं आपसे हिसाब लगाऊं 8 किलो कितने की होगी, तो आप 1 किलो का रेट निकालोगे पहले, और आपको पता चलेगा 1 किलो चीनी 40 रुपए की है। ऐसे ही तो पता चलेगा आपको कि 1 किलो चीनी 40 रुपए की है, 8 किलो कितने की हो जाएगी, 320 रुपए की।
8 की मल्टीप्लाई कर दी इसमें। मतलब हुआ क्या कि सबसे पहले जो भी मैग्नीट्यूड दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए अब मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। 7 मैग्नीट्यूड लिखना, तो पहले क्या करो, 1 मैग्नीट्यूड का लिख लो। ये वाला वेक्टर 1 मैग्नीट्यूड का है, ये वेक्टर 1 मैग्नीट्यूड का आ गया। अब मैग्नीट्यूड 7 बनाना है तो आप इसे 7 की मल्टीप्लाई कर दो, तो वेक्टर हैविंग 7 मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैविंग, पढ़ा जा रहा है, वेक्टर हैविंग 7 मैग्नीट्यूड। तो ये जो भी दे रखा है ना, मैं यहां लिख देता हूं, आप इसे 7 से मल्टीप्लाई करके लिख दें। यहां लिख रहा हूं मैं, 7 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 7 अठे 56 अपॉन 194 आई कैप प्लस 21 अपॉन 194 जे कैप प्लस 7 की मल्टीप्लाई कराएंगे 77 हो जाएगा, 11 में कराएंगे अपॉन अंडर रूट ऑफ 194 के कैप। ये वेक्टर ऐसा है जो a प्लस 2b की ही डायरेक्शन में है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 7 है। यानी बिल्कुल मोटे से शब्दों में अगर मैं कहूं, जो ऐसे क्वेश्चन हो, जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको ये कह देगा कि ऐसा वेक्टर लिखो, किसी भी ए वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर लिखो जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो, तो आप पहले यूनिट वेक्टर लिखेंगे। यूनिट वेक्टर का तरीका क्या है कि उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और फिर 8 मैग्नीट्यूड का चाहिए तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम ऐसे ही है। 10 क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस जे प्लस 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8। तो इसमें क्या करोगे, ये जो वेक्टर दे रखा है आपको, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना लो। कैसे बनाओगे, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। जब इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। जब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा तो फिर आप उसे 8 की मल्टीप्लाई कर दो। यानी कुल मिला के अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूं, इसमें ये ए वेक्टर दे रखा है 5i माइनस 2j प्लस 2k, क्या लिखा हुआ है 5i माइनस जे प्लस 2k, 5i माइनस जे प्लस 2k, और मैग्नीट्यूड 8 बनाना। जो भी है इसका मैग्नीट्यूड, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड ही देख लो कितना है। ये हो जाएगा 25 और एक 26 और 4 30 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 30 हो गया। तो आप इससे यूनिट बनाओ, मतलब इसे 30 से डिवाइड कर दो। 5 बटे अंडर रूट 30 आई कैप माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 30 जे कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 30 के कैप। ये तो यूनिट वेक्टर बना, लेकिन 8 यूनिट का बनाना था। ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड 8, मैग्नीट्यूड 8 आना है। 8 मैग्नीट्यूड वाला कैसे बनेगा, आप इसे 8 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 पंजे 40 रूट 30 आई कैप माइनस 8 अपॉन रूट 30 जे कैप और प्लस 16 अपॉन रूट 30 के कैप। तो वीडियो की लेंथ काफी हो गई और उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके ऊपर ये 10 क्वेश्चन करने थे यहाँ तक के, यूनिट वेक्टर ए लूंगा, गिवन वेक्टर। तो मैंने ये 6 टॉपिक आपको कराए। एक बार इन्हें कॉपी पे लिख के वापस रिवाइज करोगे। अगर इस चैप्टर को आप लगातार रिवाइज नहीं करोगे तो ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर एक दो वीडियो और अपलोड होती है, आप कहोगे जी पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है इस चैप्टर में। इसलिए मैं फिर पर्सनल सलाह दे रहा हूं कि इसे आप बार बार रिवाइज करो कि ये कैसे हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट को ज्वाइन कराने वाला वेक्टर कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का, कंपोनेंट से क्या मतलब है, सारी चीजें रिवाइज करो। इतना करो, और कोई दिक्कत हो तो मैं ऑनलाइन हूँ, मुझसे पूछ लेना। ठीक है।